हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का देसी टॉक विद अभिषेक में। आज हम भारतीय राज्य व्यवस्था की क्लास का पार्ट ये पहला होगा, जिसमें आपको 30 एमसीक्यूज मिलेंगे। ये उन टॉपिक को कवर किया गया जो अक्सर एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं प्रश्न हैं, ठीक है। और उन्हीं को जो है देखकर ये बनाए गए हैं। और इसमें 30 एमसीक्यूज मिलेंगे आपको। उसमें वन लाइनर व्याख्या या जो अदर फैक्ट हैं जो उनके साथ वो भी जो है शामिल किए गए हैं। तो ये यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 जो आ रहा है उसमें ये बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे। बाकी यूपी पीसीएस है या अदर स्टेट पीसीएस एग्जाम्स या अदर एग्जाम में काम आएंगे। ठीक है, चलिए तो देखते हैं कि पहला प्रश्न क्या कहता है। ठीक है, तो पहला प्रश्न एक प्रस्तावना से है, एक और दो उसमें प्रश्न होंगे। तो चलिए, पहला प्रश्न कथन क्या है कि पहला, प्रस्तावना संविधान का भाग है। दूसरा, यह न्यायालय में सीधे परिवर्तनीय है। तो इसका सही उत्तर क्या है? तो इसका सही उत्तर केवल एक है, प्रस्तावना संविधान का भाग है। बेरूबारी मामला 1960 परंतु स्वयं में परिवर्तनीय नहीं है, उसमें कहा गया था। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं दूसरा प्रश्न। मूल प्रस्तावना में कौन सा शब्द नहीं था? तो इसका सही उत्तर ए, समाजवादी। समाजवादी मूल प्रस्तावना में नहीं था। समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता 42वें संशोधन 1976 से जोड़े गए। ठीक है, और इसे 42वां संशोधन जो हुआ था इसे मिनी संविधान यानी कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। ठीक है, इसमें बहुत सारे संशोधन किए गए थे। चलिए अगला प्रश्न, तीसरा देखते हैं। मौलिक अधिकार कौन सा भाग है? तो मौलिक अधिकार किस भाग में आता है? तो इसका सही उत्तर बी, मौलिक अधिकार यानी कि भाग 3 में आता है। अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक। इसे यूएसए के बिल ऑफ राइट से प्रेरित माना जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न 4 और 5 है। अधिकार, नागरिक विशेष एवं अस्पृश्यता। प्रश्न 4 क्या कहता है? केवल नागरिकों को प्राप्त अधिकार। तो नागरिकों को कौन सा अधिकार प्राप्त है? सी, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19 के अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को ही प्राप्त हैं, विदेशियों और गैर नागरिकों को नहीं। ठीक है दोस्तों, चलिए प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। अस्पृश्यता उन्मूलन। तो इसका सही उत्तर सी, अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का पूर्ण उन्मूलन करता है। यह सर्वोच्च न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय है। ठीक है, और अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत और अनुच्छेद 14 विधि के समक्ष समानता। ठीक है दोस्तों, ये देख सकते हैं यहाँ, यहाँ मेरा एक कर्सर जा रहा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न 6 नंबर, आपातकाल में संरक्षित अधिकार। प्रश्न, तो इसमें कौन सा मौलिक अधिकार आपातकाल में भी स्वतः निलंबित नहीं किया जा सकता? अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार, अनुच्छेद 19 स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 20 और 21 संरक्षित 44वें संशोधन द्वारा। ये सही है। ठीक है, देखिए अनुच्छेद 22 क्या कहता है? गिरफ्तारी से संरक्षण। तो सही उत्तर सी, इसमें ऑप्शन देख सकते हैं, ये यहाँ पर एरो लगा हुआ है। सी, अनुच्छेद 20 और 21। 44वें संशोधन 1978 के बाद ये अधिकार आपातकाल में भी संरक्षित है। ठीक है, और ये आपातकाल में जो है ये जर्मनी से भी प्रेरित है। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 7, संवैधानिक उपचार का अधिकार। प्रश्न 7 कहता है, भारतीय संविधान में संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद में है? उत्तर सी हो गए, अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 सर्वोच्च न्यायालय में याचिका डाल सकते हैं। अनुच्छेद 226 उच्च न्यायालय में याचिका कर सकते हैं। ठीक है, डॉक्टर अंबेडकर संविधान का हृदय और आत्मा इसे कहा है। ठीक है, संवैधानिक उपचारों को यह देख सकते हैं। अनुच्छेद 32 सर्वोच्च न्यायालय, मौलिक अधिकारों का प्रवर्तन, डॉक्टर अंबेडकर ने कहा सर्वोच्च संविधान का हृदय और आत्मा उसे कहा है। केवल आपातकाल के दौरान ही निलंबित किया जा सकता है ना। और अनुच्छेद 226 है, हाई कोर्ट से संबंधित है, ये सुप्रीम कोर्ट से संबंधित है, तो इसे उच्च न्यायालय। ठीक, और व्यापक अधिकार क्षेत्र किसी भी उद्देश्य के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इसमें आप मौलिक अधिकारों के लिए सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, इसमें मान लीजिए कोई भी हो उसके लिए जा सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
8 और 9 इसमें नीति निर्देशक डीपीएसपी से हैं। प्रश्न 8, डीपीएसपी का उद्देश्य क्या है? तो इसका सही उद्देश्य इसका है सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र। डीपीएसपी का लक्ष्य कल्याणकारी राज्य और सामाजिक आर्थिक न्याय स्थापित करना है। ठीक है। 9 नंबर देखते हैं, समान समान कार्य के लिए समान वेतन। तो यह नीति निर्देशक तत्वों में दिया गया है। अनुच्छेद 39D, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में यह बात निहित है। ठीक है, और महिलाओं के लिए भी। चलिए अगला प्रश्न 10, मौलिक कर्तव्य कब जोड़े गए? तो इससे संबंधित है। मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए? 24वां संशोधन 1971, संसद को संशोधन शक्ति। दूसरा 42वां संशोधन 1976, मौलिक कर्तव्य। 44वां संशोधन 1978, आपातकालीन प्रावधान सुधार। 4 52वां संशोधन 1985, दल बदल विरोधी कानून। तो इसका सही उत्तर जो है दूसरा होगा, 42वां संशोधन 1976 है ना। सोवियत संविधान से प्रेरित स्वर्ण सिंह समिति का सिफारिश पर यह जोड़ा गया। ठीक है, 42वां संशोधन 1976 में हुआ था, इसे जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। ठीक है, और यह भाग 4 में है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न 11 और 12, इसमें राज्यसभा और राष्ट्रपति की बात है। देखते हैं, राज्यसभा की अध्यक्षता कौन करता है? तो सही उत्तर उपराष्ट्रपति। अनुच्छेद 64 में दिया गया उपराष्ट्रपति 100 ऑफिसियो सभापति होता है ना। चलिए प्रश्न 12 देखते हैं, राष्ट्रपति चुनाव पद्धति क्या है? तो राष्ट्रपति चुनाव पद्धति अनुपातिक प्रतिनिधित्व, एकल संक्रमणीय मत, संसद प्लस विधानसभा सदस्य मतदाता होते हैं इसके। देख सकते हैं निर्वाचक मंडल, यह संसद और विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य है ना। यहाँ पर देख सकते हैं डायग्राम में। देखिए एकल संक्रमणीय मत के साथ अनुपातिक प्रतिनिधित्व होता है। यहाँ देखिए संसद विधानसभा के सदस्य यहाँ मत करेंगे। मत का मूल्य जनसंख्या एवं निर्वाचित सदस्यों के हिसाब से किया जाता है, और फिर उसके बाद केंद्र और राज्यों के बीच संघीय संतुलन सुनिश्चित करता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 13 और 14, संसद लोकसभा एवं वित्त आयोग से। 13 लोकसभा अध्यक्ष कौन है? तो लोकसभा द्वारा चुना जाता है। अध्यक्ष लोकसभा सदस्यों द्वारा चुना जाना और हटाने के लिए प्रभावी बहुमत का प्रस्ताव होना जरूरी है। 14 क्या कहता है? वित्त आयोग। 14 वित्त आयोग से संबंधित है। तो उत्तर 20 का अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग है। राष्ट्रपति द्वारा गठित केंद्र राज्य वित्तीय संबंध। ठीक है दोस्तों, इसमें चलिए अगला देखते हैं प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? ए लोकसभा अध्यक्ष, बी मुख्य न्यायाधीश, सी राष्ट्रपति, डी संसद। इसका सही उत्तर सी होगा, राष्ट्रपति। संविधान के अनुच्छेद 75(1) के अनुसार राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं। ठीक है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 16, मंत्री परिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो ऑप्शन ए राष्ट्रपति, बी राज्यसभा, सी लोकसभा, डी सर्वोच्च न्यायालय। तो इसका सही उत्तर लोकसभा है। अनुच्छेद 15(3) में मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होते हैं। यदि लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाए तो ये पूरी मंत्री परिषद को त्याग पत्र देना पड़ता है। ठीक है दोस्तों। ये अगला प्रश्न देखते हैं, राष्ट्रपति की अध्यादेश शक्ति किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 110 धन विधेयक से संबंधित। अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति के अध्यादेश शक्ति से। 3 अनुच्छेद 143 सलाहकार अधिकार क्षेत्र। अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति शासन राज्यों में। तो इसका सही उत्तर बी यानी कि दूसरा वाला अनुच्छेद 123, संसद के सत्र न चलने पर राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं, जो संसद के पुनर्विलोकन के 6 सप्ताह बाद स्वतः समाप्त हो जाता है। देखिए ऐसे प्रश्न तैयार किए गए हैं, जैसे इसमें ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन के साथ साथ जो आर्टिकल है, आर्टिकल कौन सा आर्टिकल किस में भी है वो दिया गया है। जैसे आप देख सकते हो 110, तो इसमें धन विधेयक से संबंधित बात की गई है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद इसमें आंसर दिया गया है। चलिए आइए अगला प्रश्न नंबर देखते हैं 18, कौन सा राष्ट्रपति का विवेकाधीन कार्य नहीं है?
ए मंत्री परिषद की सलाह पर कार्य करना, बी स्पष्ट बहुमत होने पर पीएम नियुक्ति करना, सी विधेयक पुनर्विचार हेतु लौटाना, डी लोकसभा भंग करना। तो सही उत्तर ए मंत्री परिषद की सलाह पर कार्य करना। अनुच्छेद 74 के अनुसार राष्ट्रपति सामान्यतः मंत्री परिषद की सलाह से बाध्य होते हैं या विवेकाधीन नहीं। विवेकाधीन शक्तियां विशेष परिस्थितियों जैसे अंग पार्लियामेंट से लागू होती हैं, यानी कि है ना, बंद किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 19 नंबर। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु क्या है? 65 वर्ष। 9 65 वर्ष सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु। 9 न्यायाधीश वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में कुल न्यायाधीशों की संख्या 1950 में स्थापना वर्ष। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना। तो सही उत्तर सी 65 वर्ष। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु तक पद पर रहते हैं। चलिए अगला देखते हैं। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों और सेवानिवृत्ति आयु, तो इसमें 60 वर्ष, 62 वर्ष, 65 वर्ष, 70 वर्ष। तो सही उत्तर बी 62 वर्ष। भारत के उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश 62 वर्ष की आयु तक पद पर रहते हैं। यह सर्वोच्च न्यायालय यानी कि 65 वर्ष से कम है और न्यायिक पदानुक्रम को दर्शाता है। ठीक है दोस्तों, इसमें 62 की बात की गई और सर्वोच्च न्यायालय में 65 की बात की गई। चलिए अगला देखते हैं। न्यायिक पुनर्विलोकन का अर्थ। विधायिका कार्यपालिका कानून का निर्णय पारित करती है। न्यायपालिका सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय संवैधानिक वैधता की जांच करती है। कानून संवैधानिक बदलाव बहाल रखा जाता है और ये सही है, बाकी गलत क्या है? कानून असंवैधानिक रद्द किया जाता है ना। इधर ऑप्शन इसमें दिए गए कि संसद द्वारा न्यायिक न्यायालय की समीक्षा, कार्यपालिका की संवैधानिकता की जांच, राज्यपाल द्वारा राज्य कानूनों की समीक्षा, बी न्यायपालिका द्वारा विधायिका, सी राष्ट्रपति द्वारा न्यायालय की समीक्षा, डी राज्यपाल द्वारा राज्य कानूनों की समीक्षा। तो सही उत्तर बी होगा, न्यायपालिका द्वारा विधायिका, है ना। जुडिशियल रिव्यू के न्यायालय किसी भी कानून या सरकारी कार्यवाही की संवैधानिकता की जांच करता है। यदि यह संविधान के विरुद्ध हो तो उसे अवैध घोषित किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला देखते हैं। भारत का निर्वाचन आयोग किस प्रकार का निकाय है? वैधानिक निकाय, संसद द्वारा बनाए गए कानून से, बी संवैधानिक निकाय, संविधान द्वारा सीधे स्थापित, सी कार्यपालिका निकाय, सरकार का हिस्सा, डी न्यायिक निकाय, न्यायालय जैसा। तो सही उत्तर बी संवैधानिक निकाय। अनुच्छेद 324 के तहत निर्वाचन आयोग एक स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है जो भारत में मुक्त और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित कराता है। ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं। सीएजी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के बारे में सही कथन। ए संसद की समिति, बी सरकार का विभाग, सी लोक वित्त का संरक्षक, डी राष्ट्रपति की अधीन मंत्री। तो सही उत्तर सी लोक वित्त का संरक्षक है। सीएजी है ना, कंपटीटर ऑडिटर ऑफ जनरल को पब्लिक पर्स का गार्जियन कहा जाता है। यह संविधान के अनुच्छेद 148 के तहत एक स्वतंत्र संवैधानिक पद है जो सरकारी खर्चे की जांच करता है और संसद को रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। चलिए अगला देखते हैं। मूल संरचना सिद्धांत किस मामले से संबंधित है? ये केशवानंद भारती मामला या सिद्धांत का सार। तो सही उत्तर 1973 में केशवानंद भारती मामला। इस ऐतिहासिक मामले में सर्वोच्च देख सकते हैं सिद्धांत की बात की गई। तो केशवानंद भारती मामला 1973
इस ऐतिहासिक मामले में सर्वोच्च न्यायालय की 13 न्यायाधीशों की पीठ ने मूल संरचना सिद्धांत स्थापित किया। सिद्धांत का सार, संसद संविधान में संशोधन कर सकती है परंतु इसकी मूल संरचना को नष्ट नहीं कर सकती, है ना। हाँ, इसका इसीलिए सही उत्तर बी यानी कि केशवानंद भारती मामला, यह भारतीय संविधान इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण निर्णय माना जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 25 नंबर, राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा। यह राष्ट्रीय आपातकाल का किस आधार पर की जाती है? ए केवल युद्ध, बी केवल बाह्य आक्रमण, सी युद्ध एवं बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह, सशस्त्र नहीं, सॉरी दोस्तों, डी केवल आंतरिक शक्ति। तो सही उत्तर इसका सी व्याख्या अनुच्छेद 352 के तहत 3 आधार हैं, युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला देखते हैं। भारत का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? ये PYQ होंगे, है ना, ये जो पूछे गए हैं इसमें जो है 30 MCQs होंगे, 25 क्वेश्चन और 5 MCQs होंगे। तो एक आप देख चुके हैं, ये दूसरा है। भारत का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? ये प्रस्तावना को, बी मौलिक अधिकार, सी नीति निर्देशित तत्व, डी मूल कर्तव्य। तो सही उत्तर बी मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से 35 में भाग 3 में भारत का मैग्ना कार्टा मौलिक अधिकारों को कहा जाता है क्योंकि ये नागरिकों के को राज्य के अत्याचार से बचाता है। ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं। 27, शिक्षा के अधिकार से संबंधित अनुच्छेद किससे संबंधित है? तो ये अनुच्छेद 19, बी अनुच्छेद 21 ए, सी अनुच्छेद 24, डी अनुच्छेद 45। तो सही उत्तर 21 ए है। अनुच्छेद 21 ए 86वें संशोधन 2002 में 6 से 14 वर्ष के बच्चों हेतु निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है ना। 0 से 14 उसमें दूसरे में है, जो हम लोगों की कर्तव्य है, जो माता पिता के कर्तव्य होते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? राष्ट्रपति, बी उपराष्ट्रपति, सी लोकसभा अध्यक्ष, डी राज्यपाल के या उपसभापति। तो सही उत्तर सी लोकसभा अध्यक्ष करता है। अनुच्छेद 108 में संयुक्त बैठक की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं, अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति या उनका प्रतिनिधि करता है। चलिए अगला देखते हैं। कौन सा निकाय संवैधानिक नहीं है? ये वित्त आयोग, बी निर्वाचन आयोग, सी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, डी संघ लोक सेवा आयोग। तो सही उत्तर सी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। NHRC वैधानिक निकाय है ना। प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993 में संवैधानिक नहीं है, शेष तीनों संविधान द्वारा स्थापित है ना। वित्त आयोग संवैधानिक संस्था है, अनुच्छेद 28। 280 में बात की गई। चुनाव आयोग संवैधानिक संस्था है, अनुच्छेद 324। संवैधानिक संस्था अनुच्छेद 280 है ना, लिखा हुआ हमने नीचे भी देख सकते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग या संवैधानिक संस्था है, मानवाधिकार अधिनियम 1993, बल्कि संवैधानिक नहीं है ना। संघ लोक सेवा आयोग यह भी संवैधानिक संस्था है, अनुच्छेद 315 में। संवैधानिक, और ये संवैधानिक है, ये संविधिक है। चलिए अगला देखते हैं। राष्ट्रपति शासन कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 365। तो सही उत्तर अनुच्छेद 356। राज्य के संवैधानिक तंत्र विफल होने पर राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 352, राष्ट्रपति अधिकार आपातकाल 360, वित्तीय आपातकाल 360। ठीक है, तो इसमें क्या कहा गया कि राष्ट्रपति, तो उसमें राष्ट्रपति 356 में बात की गई है। चलिए ठीक है दोस्तों, क्लास कैसी लगी कमेंट में बताएं, अगर अच्छी लगी हो तो शेयर करें, और देखते हैं आप लोग कितने प्रश्न सही करते हैं, कमेंट में जरूर बताएं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। जय हिंद दोस्तों।